I am Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. I have already discussed meaning, characteristics, and principle of growth and development. Here we will discuss factor affecting growth and development. This is a part of first unit, subunit. Various stages of growth and development: prenatal stage, natal stage और postnatal stage. प्रीनेटल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रीनेटल स्टेज में जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। ये आपको पता है कि हमारे एक ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और पेयर्स की कह रही हूँ मैं बात कि 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से कि 23 क्रोमोसोम मदर और 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं। ये स्पर्म और ओवा के थ्रू आते हैं और ये फर्टिलाइज्ड होते हैं, जाइगोट फॉर्म में आते हैं और एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो या तो कभी कभी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में, रिएक्ट करते समय आ सकती है या कुछ क्रिएट हो सकती है, या फिर कभी कभी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी फादर या मदर में से ऑटोमेटिकली जेनेटिक फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेगेटिवली अफेक्टेड होती है। टेराटोजेंस, ये इन्फेक्शियस कुछ एजेंट होते हैं, फिजिकल एजेंट्स होते हैं और केमिकल एजेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो ग्रोथ, एक फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं कि वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसका प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, कभी कभी कोई पर्टिकुलर ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, कभी कभी केमिकल कंपोजिशन फीटस का और उसके अम्लाइकल कॉर्ड में इस टाइप का होता है कि जो उसमें कोई डिजीज़, इनबॉर्न डिजीज़ डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वो इन्फेक्शन कई बार जो मदर फूड डाइट्स ले रही है उसकी वजह से भी हो सकता है। हॉर्मोन्स किस टाइप के सिक्रीट हो रहे हैं मदर की बॉडी में और उस फीटस की बॉडी में, वो भी उसकी ग्रोथ को, फीटस की ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि एक्चुअली प्रेगनेंसी टाइम पे एक मदर को एक कूल एनवायरनमेंट में, एक स्पिरिचुअलिस्टिक एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। उसे बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, मतलब ओवर एक्साइटमेंट के एनवायरनमेंट में नहीं रहना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर पड़ सकता है। कंजेनाइटल इन्फेक्शन, कुछ कंजेनाइटल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली एक फीटस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो उसकी आगे ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं और ये नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये कंजेनाइटल इन्फेक्शंस भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को नेगेटिव फॉर्म में इफ़ेक्ट करते हैं। पुअर मैटरनल हेल्थ, यदि मदर की हेल्थ पुअर है, पुअर इन द सेंस उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी नहीं है, उसमें कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन की कमी है, वो बहुत रिच डाइट नहीं लेती, जिसकी वजह से उसे फीवर बना रहता है। रिच डाइट का मतलब जो एक इंडियन ट्रेडिशन में लिया जाता है, वो रिच डाइट का मीनिंग होता है कि हैवी फैटी एसिड्स और एक्सपेंसिव नहीं। रिच डाइट का मतलब है कि उसमें प्रोटीन कंपोनेंट सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ग्रोथ में, जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल्स का, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रोल अदा करती है। तो प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। लेकिन यदि मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसके फीटस पे पड़ता है। मदर न्यूट्रिशनल स्टेटस जैसा यही है, पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ क्यों होगी? जब न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं होगा, और न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा ना होने का सेंस है कि वो बैलेंस डाइट नहीं ले रही, यानी कि उसकी बॉडी को जितनी कैलोरी की, प्रोटीन की, बॉडी बिल्डिंग फूड्स की, प्रोटेक्टिव फूड्स की और एनर्जी फूड की ज़रूरत है, वो उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स या डाइट का इंटेक नहीं कर रही,
क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक हमारी ICMR होती है जिसमें ये लिखा होता है पर 100 ग्राम फूड आइटम में कितने परसेंट न्यूट्रिएंट मतलब कितने ग्राम, मिलीग्राम और किलो कैलोरी न्यूट्रिएंट हमें मिलेंगे, लेकिन उसका कंजप्शन पूरे तौर पे बॉडी नहीं कर पाती। यदि मैं कुक करके कुछ भी फूड आइटम खाती हूँ तो ऑटोमेटिकली कई सारे न्यूट्रिएंट्स तो कुकिंग के टाइम पे ही हीट के कांटेक्ट में आने से ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मैं ये सोच के नहीं चलूँगी कि मैंने एक पूरा एप्पल खा लिया तो इस एप्पल में जितना आयरन है वो मुझे मिल गया, है ना, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी को मिल गया। नहीं, ह्यूमन बीइंग की बॉडी को उसका 60% ही आयरन या 60% ही न्यूट्रिएंट करीब एब्जॉर्ब हो पाते हैं उसकी बॉडी में, डाइजेस्ट हो पाते हैं उसकी बॉडी में, बाकी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फर्दर प्रोसेसिंग में। तो इसलिए न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखना है कि क्या है, क्या इंटेक किया गया है और उसका लगभग इतने % हमारी बॉडी कंज्यूम करेगी तो एक्स्ट्रा कितना ज़रूरत है। मदर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, जैसा अभी मैंने बोला कि न्यूट्रिशनल स्टेटस और हेल्थ स्टेटस किस पे डिपेंड करता है। केवल हमें फैटी डाइट्स का यूज़ नहीं करना, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स का यूज़ नहीं करना, यहाँ प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। और प्रोटीन के नॉर्मली जितने भी सोर्सेस हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो यदि ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं और हम उसको नहीं ले पा रहे इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से, तो भी मदर की हेल्थ ख़राब होगी और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट फीटस पे पड़ेगा। प्रीनेटल स्टेज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगी या उतनी स्पीड से नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से सोशल स्टेटस जैसे अभी मैंने बोला कि उसको एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। तो ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट कहाँ से मिलेगा? सोसाइटी से मिलेगा। तो सोशल स्टेटस भी उसके लिए हेल्दी स्टेटस होना चाहिए, जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, हार्मोन सपोर्ट करें एक फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। मदर्स यूज ऑफ एल्कोहल, ड्रग, सिगरेट, यदि मदर एल्कोहल, ड्रग और सिगरेट का कंजप्शन करती है, देखो ऑटोमेटिकली इन एल्कोहल, ड्रग और सिगरेट में नेगेटिव कंपोनेंट होते हैं। टोबैको होता है जो कि हमारी बॉडी को, एल्कोहल है जो कि हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालने के साथ साथ फीटस को भी नेगेटिवली इफेक्ट करता है, तो नेगेटिव फॉर्म में इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर वे में नहीं हो पाती। तो मदर को एक्चुअली एल्कोहल यदि और ड्रग वगैरह लेने की आदत भी है तो प्रेगनेंसी टाइम में अवॉइड करना चाहिए। प्लेजेंटल इनसफिशिएंसी, एक्चुअली एक प्लेजेंटा होता है ये प्रीनेटल स्टेज में, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स मदर की बॉडी से कहाँ, जाइगोट में, फीटस में आते हैं। तो यानी कि ये मानिए कि एक ये शील्ड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि एक पाइप अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है फीटस में। तो यदि ये प्लेजेंटा जो है इनसफिशिएंट साइज़ का है, इसकी साइज़ जो है, इसका पोजीशन जो है ये एकदम परफेक्ट नहीं है, इसकी कुछ पोजीशंस होती हैं कि किधर प्लेस्ड होना चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिएंट फीटस तक नहीं प्रोवाइड हो पाते और फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं। लेकिन प्लेजेंटा का साइज प्लेस यदि सफिशिएंट होता है तो ऐसा नहीं होता, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर वे में होने के चांसेस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाते हैं। मल्टीपल बर्थ, यदि मल्टीपल बर्थ है यानी कि ट्विंस हो रहे हैं, कभी कभी आपने देखा होगा 3 इश्यूज एक साथ हो जाते हैं, 3 फीटस एक साथ सर्वाइव करते हैं, तो ऐसे टाइम पे न्यूट्रिएंट इनटेक तो मदर बढ़ाएगी, लेकिन कितना न्यूट्रिएंट इनटेक बढ़ा सकती है वो एक लिमिट होती है। तो क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ मल्टीपल बर्थ होने की वजह से दोनों फीटस को इक्वली चला गया, या एक फीटस को ज़्यादा गया, दूसरे फीटस को कम गया, जिसकी वजह से दोनों फीटस की ग्रोथ प्रॉपर वे में नहीं हो पाती। अब आते हैं नेटल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेटल फैक्टर जो कि डिलीवरी टाइम पे से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो एक फीटस के, एक न्यूबॉर्न बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को
आगे फ्यूचर में भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं? टाइप ऑफ डिलीवरी। टाइप ऑफ डिलीवरी आपने सुना होगा सिजेरियन डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी और सेमी सिजेरियन डिलीवरी भी होती है। तो ये अलग अलग टाइप की डिलीवरी होती हैं। इन डिलीवरीज़ में की जो सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, वो न्यूबॉर्न बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कई बार इफ़ेक्ट कर देती है। कई बार इसी नेटल टाइम पे, डिलीवरी टाइम पे कई सारी इंजरीज हो जाती हैं, कई सारे नेगेटिव फैक्टर ऐसे इफ़ेक्ट कर जाते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग एक न्यूबॉर्न बेबी को इफ़ेक्ट करते हैं। कंडीशन ऑफ मदर ड्यूरिंग डिलीवरी। मदर की कंडीशन क्या थी डिलीवरी के टाइम, वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है। कंडीशन ऑफ बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से बेबी की कंडीशन भी क्रिटिकल हो सकती है और वो आगे उसकी कई तरीके की, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करिए, पर्टिकुलर किसी ऑर्गन का। अधिकतर कई बार फिजिकल डेवलपमेंट पे डाइजेशन उसका नहीं अच्छा रहता लाइफ लॉन्ग, कई बार मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं रहता कि ब्रेन में कोई प्रेशर बन गया, प्रेस हो गई कोई स्पेसिफिक जगह जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एरिया जो जिसे कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में 4 लोब हैं, तो ये 4 लोब जिस लोब से जो सेंसरी ऑर्गन कंट्रोल होते हैं या उनके सेंसेस आते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन होता है, वो एक्टिविटी इफेक्ट करती है। इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। यदि इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता उस बेबी को, यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं तो क्या होता है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। डॉक्टर्स एक्सपीरियंस, उस डॉक्टर का भी जो इमीडिएट ट्रीटमेंट की बात हुई, तो ये इमीडिएट ट्रीटमेंट कब नहीं मिल पाएगा, ये चांसेस हैं कि यदि डॉक्टर का एक्सपीरियंस कम है तो वो किसी चीज़ को अवॉइड कर सकता है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आगे जाकर हो सकता है। तो डॉक्टर का एक्सपीरियंस्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन, कई बार एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर भी डिलीवरी कर रहे होते हैं लेकिन उनकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन सही नहीं होती, अपडेटेड नहीं होती या उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। वो भी भाई ह्यूमन बीइंग है, किसी साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ हो या और कोई भी फैमिली प्रॉब्लम्स या पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से उनकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन सही ना हो और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट सही नहीं हो, अप्रोप्रिएट नहीं हो, सपोर्टिंग नहीं हो, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ यदि उस टाइम एनवायरनमेंट में चल रही है, जैसे ये प्रेजेंट सिनेरियो कोरोना का, तो कोरोना के टाइम पे क्या है, जितनी भी डिलीवरी हो रही हैं वो रिस्की हैं क्योंकि जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल नहीं है। यदि किसी इन्फेक्शियस पर्सन ने कोई टूल छू दिए, ये देखिए उसने अपने आप को सैनिटाइज किया हुआ है लेकिन इन्फेक्शन कहाँ है, इन्फेक्शन उसकी बॉडी में है और बॉडी में इन्फेक्शन होने की वजह से उसने किसी चीज़ को छू दिया तो इन्फेक्शन, तो चाहे किसी भी एपरेटस को कितना भी सैनिटाइज कर लो वो इन्फेक्शन उस पर्सन से लग जाएंगे क्योंकि एसिम्टोमेटिक लोग होने की वजह से इन्फेक्शन सिम्टम उसके सामने नहीं आ रहे, तो ये इन्फेक्शियस एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा हॉस्पिटल में। तो ये भी बहुत रिस्की चीज़ है जिसका आगे जाके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बेबी के, मदर के इफ़ेक्ट पड़ सकता है। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड बाय हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है आफ्टर डिलीवरी या डिलीवरी टाइम पे कि कॉम्प्लिकेशन होने पर उसको कैसे टैकल किया जा सकता है जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर वे में होती है। अब आता है पोस्ट नेटल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पोस्ट नेटल फैक्टर्स यानी कि बर्थ होने के बाद जो फैक्टर एक बेबी को इफ़ेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो पोस्ट नेटल फैक्टर है। एक्चुअली हमारे प्री नेटल स्टेज 9 मंथ स्टेज होती है और वहाँ पे सिंगल सेलुलर स्टेज से एक फीटस का डेवलपमेंट होता है, उसकी ग्रोथ होती है, इसीलिए उस टाइम के फैक्टर्स तो बहुत लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट करते हैं। और आपने अभिमन्यु की बात सुनी होगी कि अर्जुन ने पूरा उसको बता दिया था
चक्रव्यूह से किस तरीके से निकला जाए, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने की पूरी बात वो नहीं सुन पाई थी सुभद्रा। और क्यों नहीं सुन पाई थी कि वो कुछ चीज़ उनके लास्ट में रह गई थी निकलने की, जिसकी वजह से अभिमन्यु ने कोई ये नहीं सीखा था चक्रव्यूह से निकलना। उसने केवल प्रेगनेंसी यानी कि प्रीनेटल स्टेज में ही उस बात को सुना हुआ था। तो प्रीनेटल स्टेज बहुत इफ़ेक्ट करती है किसी भी फीटस के लिए, लेकिन पोस्टनेटल स्टेज तो लाइफ है, पूरे कितने साल एक बेबी जो है वो जिएगा, है ना, उसकी लाइफ कितनी होगी, नॉर्मली 70-75 ईयर्स तक जिएगा। तो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे। लेकिन जो नेटल पीरियड अभी हमने किया वो नेटल पीरियड उसका टाइम ड्यूरेशन कम होने की वजह से वो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा लाइफ लॉन्ग तक इफेक्ट नहीं करते। अब पोस्ट नेटल फैक्टर्स में आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यदि पेरेंट्स की हेरिडिटी बहुत इफेक्टिव है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर वे में चलता है, वो हेल्दी हैं, तो ऑटोमेटिकली जो उनके चाइल्ड होंगे वो भी हेल्दी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हेरिडिटी में उन्हें यही फीचर्स मिले हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि एक जो चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट्स को ही रिजेंबल करता हुआ उसका फिजिक होता है, उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी हेल्थ होती है, उसकी एक्टिवनेस होती है। तो ये किस पे बेस्ड होती है? हेरिडिटी पे बेस्ड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे अंदर 11 एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड किस तरीके से एक्ट कर रही हैं? क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं? हार्मोनल कंट्रोल करती हैं। तो आपने देखा होगा जब किसी ऐसे एनवायरनमेंट में आप पहुंच जाते हो जहां आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, या नेगेटिव एनवायरनमेंट है, तो क्या होता है, आपके अंदर एक बॉडी में एनर्जी फील होती है ना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कई लोगों के कान लाल हो जाते हैं, कई पसीना आने लगता है। तो ये किस वजह से होता है? ये हमारे अंदर एक एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, जो ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। इससे हार्मोन सिक्रीशन बढ़ जाता है। हार्मोनल सिक्रीशन बढ़ जाने पर बॉडी में इम्बैलेंस होने लगता है, और यदि ये नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में बच्चा रहता है तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट सफ़र करता है। इसीलिए हमें नेगेटिव एनवायरनमेंट में बच्चों को नहीं रखना होता। डक्टेड ग्लैंड, हमारे बॉडी में डक्टेड ग्लैंड होती हैं, उनसे भी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, सलाइवा सिक्रीट होता है ना, बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट होती हैं जो कि बॉडी में आगे की फंक्शन और एक्टिविटी में काम आती हैं। तो ये यदि प्रॉपर वे में हो रहा है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के चांसेस अच्छे होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं आप कुछ, ये तो पर्सनल हो गए बायोलॉजिकल फैक्टर। अब ये एनवायरमेंटल फैक्टर आए फिजिकल एनवायरनमेंट की, वो कौन से फिजिकल एनवायरनमेंट में रहता है, किससे कांटेक्ट में आता है, तो वो एनवायरनमेंट भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आसपास कैसे लोग रहते हैं, तो उससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट होती है। इसी तरीके से कल्चरल एनवायरनमेंट। अब इन सबको एक एक करके डिटेल करते हैं। मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, द पासिंग ऑन ऑफ physical or mental characteristics generally from one generation to another generation। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो क्या है? वो हेरिडिटी को शो कर रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम्स पे फैक्टर से रिलेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स पे पाए जाने वाले जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुआ था? लेट 18th सेंचुरी से हुआ है, और ये फ्रेंच वर्ड हेरिडिट से मिलके बना है, और जिसका मतलब होता है उत्तरदायित्व, हेरिडशिप। लॉज हैं हेरिडिटी के कि जीन्स एज अ ट्रांसफ़र होते हैं। अभी मैंने बोला कि क्रोमोसोम्स पे कई सारे जीन्स पाए जाते हैं, और वही हमारी नेचर, हमारी ट्रेड्स को बताते हैं। यदि मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है तो इसके लिए कोई क्रोमोसोम नहीं होगा, इसके लिए जीन्स इफ़ेक्ट करेंगे कि मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है। यदि मेरी लॉजिकल थिंकिंग है तो वो भी जीन्स से रिलेटेड होती है। तो जीन्स एज अ ट्रांसफ्यूज़र एक्टिव होते हैं।
लॉ ऑफ डिफरेंसेस, हर व्यक्ति में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि दो सिबलिंग, इवन दो आइडेंटिकल ट्विंस में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो वो जीन्स की वजह से ही होते हैं, वो भी हेरिडिकल बेस्ड है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हर में एक सेपरेशन होता है, वो कई बार रिसीवर होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपकी ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनकी नेचर आपके पेरेंट्स में नहीं थी, लेकिन आपके अंदर आ गई। उनका इंटरेस्ट, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को मैथ अच्छी लगती थी, लेकिन आपके पेरेंट्स को नहीं अच्छी लगती है, लेकिन अब आपको अच्छी लगती है। तो आप, कई बार आपने सुना होगा आपके फैमिली में कहने वाले कि कहते होंगे ये तो अपने ग्रैंड फादर पे गया है, ये तो अपने ग्रैंड मदर पे गया है। तो ये क्या है, ये एक ट्रांसफ़र की तरीके से होता है, सेग्रीगेशन होता है कि मदर और फादर में वो करेक्टर, वो ट्रेड्स डोमिनेंट नहीं हुए, लेकिन आप अब नेक्स्ट जनरेशन में जाके वो डोमिनेंट हो गए। तो उन्होंने सेग्रीगेशन का काम किया, बस उनको एक रिसीवर, एक कैरियर की तरह काम किया। तो हेरिडिटी में ये भी इफेक्ट करता है लॉ ऑफ रिजेंबलनेस होती है। ये रिजेंबलनेस फादर मदर से 50-50% होती है, और जैसे जैसे जनरेशन गैप होता जाता है वैसे वैसे ये रिजेंबलनेस का परसेंटेज उतना ही कम हो जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स से रिजेंबलनेस होने के 25% चांसेस होते हैं। तो ये भी एक्चुअली जीन्स, क्रोमोसोमल फैक्टर्स को ही से ही रिलेटेड होते हैं। लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव ट्रेट्स, कई सारे जैसे अभी मैंने बताया जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर में वर्क करते हैं, 23 पेयर होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में, लेकिन यहाँ जब एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है तब 23 क्रोमोसोम्स मदर से आ रहे हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं, तब अब उनका वो एक दूसरे से इंटररिलेट कर रहे हैं, उनका ट्रांसफ्यूजन होता है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके बाद कुछ ट्रेट्स तो डोमिनेंट हो जाते हैं और कुछ रिसेसिव हो जाते हैं। तो ये रिसेसिव एंड डोमिनेंस ट्रेट्स भी, ट्रेट्स ट्रांसफर बाय हेरिडिटी, कौन से ट्रेट्स, जैसे अभी मैंने ट्रेट्स की बात कर रही थी, तो कौन से ट्रेट्स होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं, फिजिकल ट्रेट्स होते हैं, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस पेरेंट्स की जैसी ही होती है नॉर्मली एक चाइल्ड में। तो फिजिकल अपीयरेंस है उसकी हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और फेशियल फीचर्स। एक्चुअली पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने देखा होगा पेरेंट्स जिस टाइप के फेशियल एक्सप्रेशन शो करते हैं, चाइल्ड भी उसी टाइप के से फेशियल एक्सप्रेशन शो करता है। तो फेशियल फीचर्स भी मेनली उसका फेस की शेप, फेस रिजेंबल कैसे होता है, फेशियल फीचर्स से ही तो होता है। तो फेशियल फीचर्स, कलर ऑफ स्किन, आइज़, हेयर, नॉर्मली यदि फादर मदर फेयर हैं तो उनके चाइल्ड का भी फेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा फादर मदर एक्सट्रीम फेयर हैं और उनका बेबी जो है वो एक्सट्रीम ब्लैकिश हो जाता है, ऐसा नहीं होता। आइज़ कलर भी मदर फादर की जैसी ही होती है, हेयर की टोन भी लगभग ऐसी होती है। नॉर्मली पेरेंट्स यदि के करली हेयर हैं तो चाइल्ड के भी करली हेयर होने के चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं। टोन ऑफ बॉडी की स्किन की टोन, एंड बोन्स, हेयर और जनरल हेल्थ, ये सारे फिजिकल ट्रेट्स हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं एक बच्चे में। और वॉइस बिल्कुल, वॉइस तो आप देखते ही होंगे, आपकी कई बार आप टेलीफोन पे जब मोबाइल फ़ोन पे बात करते हो तो इस चीज़ से आप कभी कभी ऐसे ही दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का काम भी कर लेते हो। क्या? क्योंकि वॉइस रिजेंबलनेस होती है। और अदर ट्रेट्स, अब आया साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। क्या होता है? मेंटल ट्रेट्स, यानी कि मेंटल ट्रेट्स सोचने का एक तरीका, एक थिंकिंग पावर, थिंकिंग स्टाइल जो होता है वो भी हेरिडिटी बेस्ड होता है। पर्सनालिटी ट्रेट, किसी भी सिचुएशन में, एक्चुअली पर्सनालिटी वो नहीं है कि आप फिजिक को पर्सनालिटी ट्रेट लेते हो, वो तो फिजिकल ट्रेट्स हो गया। पर्सनालिटी ट्रेट होता है किसी सिचुएशन में आप किस टाइप से बिहेव करते हो, किसी एनवायरनमेंट में किस टाइप से आप बिहेव करोगे, ट्रीट करोगे, आपका बिहेवियर क्या होगा, वो है पर्सनालिटी ट्रेट। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं आपका भी पर्सनालिटी ट्रेट उन्हीं के जैसा है। वो जिस तरीके से एक
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को डील करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से आप भी उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को डील करने की कोशिश करते हो। ये सब किस चीज़ के सिंबल होते हैं? ये सिंबल होते हैं पर्सनालिटी ट्रेट के और मेंटल ट्रेट के, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में तो आपको सोचना भी पड़ेगा कि इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को मैं कैसे डील करूँ, इसके क्या सॉल्यूशन होंगे। सम अदर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं जैसे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट। ये सब क्या है? ये साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो अभी मैंने एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और इंटरेस्ट की बात करी, तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट होता है एनवायरनमेंट रिलेटेड, और ये लाइक्स और डिसलाइक होती हैं, ये चेंज हो सकती हैं। और एटीट्यूड क्या होता है? उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से ट्रीट करने का, इंटरेक्ट करने का तरीका, मेरा क्या एटीट्यूड है, मेरा क्या स्टाइल है कि मैं उस एनवायरनमेंट से ट्रीट करती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड एक्चुअली वाइडर टर्म है किसका? इंटरेस्ट का। और एप्टीट्यूड इनबॉर्न एबिलिटी होती है, और ये हेरिडिटी बेस्ड होती है, पूरी तौर से हेरिडिटी बेस्ड होती है। तो ये भी ट्रांसफ़र होती है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, एक आर्टिस्ट है, उसका बच्चे के आर्टिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, साइंटिस्ट होने के चांसेस कम होती है। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेड है, ये एक हेरिडिटी बेस्ड ट्रेड है। एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्लैंड्स के नाम हैं। पाइनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, जिसकी अभी बात मैंने की थी, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के काम आती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये बहुत सारे, इवन ग्रोथ की रेट को, ग्रोथ के परसेंटेज को, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। गोनेड ग्लैंड, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज तो आप लोगों ने सुना होगा, डायबिटीज़ में क्या होता है, पेनक्रियाज ये प्रॉपर वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और बाइल ग्लैंड, ये भी डाइजेशन के काम आती है। तो ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ये एक्चुअली हमारी बॉडी में क्या कर रही हैं? ये वेरियस हार्मोन सिक्रीट करती हैं। अब जब कोई भी हार्मोन यदि उसका हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, यानी कि कम सिक्रीशन हो रहा है, तो भी बॉडी इफेक्ट होगी, क्योंकि पर्टिकुलर कोई अमाउंट दिया हो, स्टैंडर्डाइज होगा ना, कि इस ग्लैंड का इतना हार्मोन सिक्रीशन हो जिससे ग्रोथ प्रॉपर हो, जिससे डेवलपमेंट प्रॉपर हो। लेकिन यदि वो कम होती है, हाइपो होता है, तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और हाइपर होता है तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी के एक्टिविटीज़ पर, उसकी ग्रोथ पर, उसके डेवलपमेंट पे, क्योंकि सारी ही ग्लैंड किसी न किसी ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। इस तरीके से हमें समझ में आता है क्या, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। वेरियस स्टेज के अकॉर्डिंग प्रीनेटल, नेटल, पोस्ट नेटल स्टेज में अलग अलग फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। और पोस्ट नेटल स्टेज में जो फैक्टर्स होते हैं उनको बायोलॉजिकल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर में हम बांट सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर में हेरिडिटी बेस्ड एंडोक्राइन और डक्टेड ग्लैंड से रिलेटेड बॉडी में होने वाले चेंजेस, बॉडी में होने वाले ट्रेड्स, वो एक बेबी के ट्रेड की ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को, उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके डेवलपमेंटल ट्रेड्स को इफेक्ट करते हैं। और ये नॉर्मली एक फादर मदर से रिजेंबल करती है। फादर मदर से रिजेंबल करने के या उन्हीं के ट्रेड को फॉलो करने के चांसेस 50-50% होते हैं। और जैसे जैसे जनरेशन गैप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये चांसेस और कम होते जाते हैं। थैंक यू।